आज का हमारा लेक्चर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे है, जिसे शॉर्ट में PMS कहा जाता है। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में आज अपन ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल। उससे पहले अपन ने एक बार एमिनोरिया पढ़ा, उसके बाद में डिस्मेनोरिया पढ़ा, अब ये थर्ड है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जैसे कि नाम ही दिया है, प्री मतलब प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन। तो PMS ये जो है, ये इज एन अपीयरेंस ऑफ वन और मोर फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इन ल्यूटियल फेज ऑफ MC। मतलब MC होने के पूर्व में जो ल्यूटियल फेज स्टार्ट होती है, उस समय ये वाले सिम्टम्स है जो कुछ शरीर से संबंधित शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे सिम्टम्स जब दिखाई देते हैं, तो वो सिम्टम्स को कहा जाता है PMS, या वो जो विकार रहता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षणों से युक्त विकार, वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ल्यूटियल फेज का मैंने कल भी बताया था कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद की जो फेज़ स्टार्ट होती है वो ल्यूटियल फेज़ रहती है, और उसी समय में जो हार्मोनल चेंजेस है वो आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी बढ़ा था उसमें, ये भी सब मैंने कल ही एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसको अब फिर से ल्यूटियल फेज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। और जब ये कंडीशन आती है तब ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखा जाता है। ये देखा गया है कि ये जो PMS है वो नॉर्मली 40% वीमेंस में तो होता ही है, और 20% ऐसी वीमेंस हैं जिनमें कि नॉर्मल जो वर्क है उनका या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो प्रभावित हो जाती है। मतलब कि 20% जो केसेस हैं उनमें ज़्यादा सीवियर PMS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ये देखा जाता है कि ये जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, उसमें भी एक कंडीशन है जिसको कि PMDD कहा जाता है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरेटिक डिसऑर्डर। ये करीब 8% महिलाओं में होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन उसकी होती है, और ख़ास तौर से उसमें साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अब आते हैं अपन कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें। तो किन किन में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होंगे उनमें ये PMS ज़्यादा देखा जा सकता है। तो अभी अपन ने इंट्रोडक्शन इसका देखा कि करीब 40% वीमेंस में PMS होता है, और ये PMS मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बिफोर MC। अब आते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो आता है हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। तो नॉर्मली बहुत सी जो वीमेंस हैं या गर्ल्स हैं उनमें डिप्रेशन की हिस्ट्री रहती है, या उनमें मूड डिसऑर्डर भी रहता है, और ख़ासतौर से ये मूड डिसऑर्डर पोस्टपार्टम जो पीरियड है उसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसी जो लेडीज़ रहती हैं जिनमें मूड डिसऑर्डर्स भी की हिस्ट्री देखी जाए, या जिनमें हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन हो, उनमें PMS होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरह से फैमिली हिस्ट्री हो यदि PMS की या डिप्रेशन की, तो उनमें भी ये कंडीशन होती है। इसी तरह से कई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो ये जो घर में जो वायलेंस है उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में घरेलू हिंसा। तो ये जो घरेलू हिंसा है उसके कारण भी, मतलब वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो PMS को बढ़ाता है। उसी तरह से कुछ लेडीज़ हैं जिनमें सब्सटेंस एब्यूज़ वाली कंडीशन होती है, अर्थात उनमें जैसे अल्कोहल है या ड्रग्स हैं, उनको लेने की जिनको आदत है, उनमें भी ये कंडीशन देखी जाती है, वो भी एक रिस्क है। उसी तरह से कई लोग हैं जिनको फिज़िकल ट्रॉमा हो जाता है, तो इस तरह से इंजरी हो जाती है फिज़िकली, तो उन लोगों में भी ये कंडीशन हो सकती है। इमोशनल ट्रॉमा, जैसे किसी के घर में कुछ सैड हुआ, सैड मतलब कहना चाहिए, जैसे किसी के यहाँ कुछ बुरा हुआ, तो उसके कारण भी इमोशनली वो डिस्टर्ब हो जाता है पर्सन, और उसमें भी ये रिस्क फैक्टर
काम करता है पीएमएस के लिए। उसी तरह से कई लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है कि अत्यधिक चिंता, कहा जाता है ना चिंता चिता के समान है, तो ये जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी तो उस डिसऑर्डर के कारण भी पीएमएस देखा जाता है। अब आता है कि इसमें क्या क्या पॉसिबल कॉजेस है, क्या कारण है कि ये पीएमएस होता है। तो ये जो कारणों पे यदि अपन आए कि क्या क्या कारण है जिसमें ये पीएमएस देखा जाता है, तो उसमें सबसे पहला तो आता है लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, दूसरा है हाई एस्ट्रोजन लेवल्स। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो दोनों हार्मोन्स है, इनका जब इम्बैलेंस हो जाए, और इम्बैलेंस लिखा ही है मैंने, तो ये इन लेवल्स में जब गड़बड़ाहट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब उसके कारण जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसमें भी प्रॉब्लम आती है और उससे पीएमएस होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी, ये भी आपको मालूम है कि ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है और ये सोडियम रिटेंशन के लिए ज़रूरी है, मतलब सोडियम रिटेंशन करता है, तो इसलिए इसकी भी जब एक्टिविटी बढ़ने लगेगी तब भी ये पीएमएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एड्रिनल एक्टिविटी जो रहती है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, उनमें भी जब चेंजेस होने लग जाएंगे, वो बढ़ने लग जाएंगे, तब भी ये कंडीशन होती है। मतलब बेसिकली फिर इसी तरह से एक और एंडोजिनस जो एंडोर्फिन है उसका जब विड्रॉल होगा तब भी ये कंडीशन हो सकती है। सब क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया, जो एंडोर्फिन का तो मालूम ही होगा कि जो मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन है, तो ये भी जब कम हो जाता है, विड्रॉल हो गया उसका, तब भी ये कंडीशन हुई। उसी तरह से सब क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी एक्टिविटी किसी कारण से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके कारण सब क्लिनिकल का मतलब है कि पता नहीं चल रहा, नॉर्मल लेवल का एकदम लो लेवल आने लग जाए, तो वो वाला सब क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे किसी पर्सन है और उसका ग्लूकोज लेवल जो रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो मान लो 100 मिलीग्राम है पर DL और उसका 70 तक चला गया, तो वो है तो वो नॉर्मल रेंज में, लेकिन सब क्लिनिकल ही हो गया। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या डायबिटिक है, उनको भी यदि शुगर लेवल कम हो जाती है तब भी उनमें पीएमएस हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हार्मोनल जो लेवल्स हैं उनमें कोई चेंजेस आते हैं तब ये पीएमएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से रिस्पॉन्स टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, LH जो फेज़ रहती है, ल्यूटियल फेज़, उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है और उसके रिस्पॉन्स में भी पीएमएस देखा जाता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी जब हो जाती है तब ऐसे समय में भी ये पीएमएस की कंडीशन बढ़ जाती है। उसी तरह से प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि पोस्ट पार्टम फिजियोलॉजी, तो इसका लेवल बढ़ेगा उस समय और उसके कारण भी कई बार ये जो मूड डिसऑर्डर है वो देखा जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। फिर कई बार क्या हो जाता है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन बॉडी में आ जाती है, मतलब डिसीजेस हो गई कुछ, तो उसके कारण भी होता है। उसमें डिस्मेनोरिया है, एंडोमेट्रियोसिस है, थायराइड डिसीज है, IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एनीमिया, रेमेटोलॉजिकल डिसीजेस, सिजोफ्रेनिया, ये ऐसी बहुत सारी डिसीजेस हैं। जब वो डिसीज बॉडी में होने लगेंगी तो उसका असर भी पीएमएस पर देखा जाएगा। मतलब कहने का ये कि जब भी बॉडी में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हुआ या कोई रोग हुआ तो उसके कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, उसका जो ल्यूटियल फेज है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं और उसके कारण पीएमएस बढ़ जाता है। तो ये हो गया पॉसिबल क्या क्या कॉजेस हैं वो। अब अपन आते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है एब्डोमेन में, और वो जो फ्लूइड रिटेंशन है उसके कारण ही एब्डोमिनल ब्लोटिंग देखी जाती है, पेट फूला हुआ सा। उसी तरह से जो पेल्विक रीजन है वो उसमें भी फुलनेस लगती है, वो भी ऐसा भरा भरा सा उसमें भारीपन लगने लगता है। तीसरा जो देखा जाता है वो है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मतलब जो पैर है और नीचे का जो टांगे हैं
उन सब में पाँव हैं उनमें इडिमा देखा जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगती है और वेट गेन होने लगता है। ये जितने भी सिम्टम्स बताए पाँचों, उसका रीज़न रहता है कि फ्लूइड का रिटेंशन बॉडी में बढ़ना। अब इसके बाद दूसरा जो सिम्टम दिखाई देता है वो है बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस। उसके व्यवहार और जो मानसिक जो परिवर्तन है वो क्या क्या होते हैं। अब इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो पहला तो हो जाता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। नॉर्मली पीएमएस के सिम्टम्स में ये वाली कॉमनली देखी जाती है, क्या कि जो भी काम रोज के काम है उनमें इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, मतलब आलस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है, व्यक्ति इंटरेस्ट कम शो करता है। बहुत ही सीवियर, बहुत ही कम लोगों में उल्टा देखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ 10th वाला सिम्टम लिखा है इसमें कि इन सम विमेन क्रिएटिविटी इंक्रीज्ड एंड एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये यदि उनका जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ है उसमें ये वाला जो सिम्टम है वो बहुत ही कम लेडीज़ में या लड़कियों में देखा जाता है। और ये सिम्टम आना मतलब एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, पर ये सिम्टम आना मतलब निगेटिव है और मैक्सिमम लोगों में ये वाली चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा, इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कोई भी कार्य जो है उसमें पूरा मनोयोग से वो कार्य नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन उसका कम होने लगता है। फिर तीसरा ये देखा गया है कि बिंज ईटिंग, कुछ चीज़ें खाने की ज़्यादा ही इच्छा होने लगती है ना, उसमें भूख भी बढ़ जाती है कई बार कई लोगों में। कई में स्वीट्स खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, किसी में सॉल्टी फूड्स खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, मतलब चटपटी चीज़ें, है ना। तो ऐसे चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होना। इसके अलावा नींद नहीं आती, इंसोम्निया। फिर बहुत से लोगों में डिप्रेशन आने लग जाता है। बहुत से लोगों में एक्सट्रीम एंजाइटी, जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लग जाती है। किसी इसमें जो गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ में गुस्सा आता रहता है और मूड जो है वो चेंज होता रहता है, सीवियर मूड चेंज साथ में होता रहता है। और कई लोगों में तो इतना ज़्यादा वो कंडीशन हो जाती है कि थॉट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी उनमें आने लग जाती है और साथ ही साथ में रोना आता रहता है उन लोगों को। ये जो 5, 6, 7, 8, 9 ये जो सिम्टम्स होता है मैंने डिप्रेशन से लेके क्राइम तक, ये PMDD जो मैंने कहा था ना, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये होता है। और इसमें मेनली क्या देखा गया है कि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और उसका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो सेरोटोनिन है वो भी आपको मालूम होगा कि ये जो सिनेप्स है उसमें जो केमिकल्स रहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए, उनका लेवल भी यदि डिक्रीज होने लग जाए सेरोटोनिन का साथ में, तब ये वाली कंडीशन PMDD देखी जाती है, जो कि 8% वुमेन्स में देखी गई है। और ये कंडीशन जिसमें भी होगी उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं और थोड़ा बहुत यदि चेंज हो रहा है तो वो कैसा है कि बिना कोई ट्रीटमेंट के भी वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन जहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है, तब उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। 10th वाला सिम्टम तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन सम वुमेन क्रिएटिविटी इंक्रीज्ड एंड एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब आता है कि जब भी ये कंडीशन होती है PMDD की, तो उसके लिए पहले से क्या करना चाहिए या हो तब भी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी उसका मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट प्लान करने के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उन ऐसी जो लेडीज़ रहेंगी उनकी कई सारी साइकिल्स जो हैं MC की, उनको प्रॉपरली नोट किया जाता है, उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है और फिर वो सबसे पहले नोट कर लिया जाता है कि क्या क्या उनमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, किस तरह की साइकोलॉजी हो रही है ना, और बाकी फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ये सब पहले नोट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अधिक जैसे PMDD वाली टाइप की है या कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो देखी जाती है। दूसरा, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रॉपर काउंसलिंग की जाए
तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हैं। तो उनके लिए ये जो है काउंसलिंग, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे, एक तो साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी रहते हैं, और उसके अलावा जो नर्सिंग केयर करने वाले लोग हैं वो भी रहते हैं। तो मतलब घर में भी हो सकते हैं वो। तो ऐसे सब लोगों से के द्वारा जो भी उनको सूटेबल है उससे काउंसलिंग उनको करवाई जाती है, ताकि प्रॉब्लम कम से कम हो सके। उसके बाद में और क्या चीज़ ध्यान रखी जाती है, क्योंकि इसमें एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, और उसके कारण इंसोम्निया भी हो जाता है, और उसके कारण फिर और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। कल भी अपन लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स में बहुत सारे आते हैं। योगा आजकल है, उसके अलावा जो मेडिटेशन है उसका, या जो भी हॉबीज़ है उसको करते रहना, ताकि व्यक्ति जो है वो प्रॉपर अपना जो स्ट्रेस है उसको रिमूव कर सके या उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सके। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो यंग गर्ल्स होंगी और उनमें पीएमएस ज़्यादा देखा जाता है, तो उनके लिए सजेस्टिव है कि एरोबिक एक्सरसाइज की जाए। और जो यंग नहीं है और फिर भी पीएमएस की प्रॉब्लम है, उनको नॉर्मल एक्टिविटी प्लान किया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपरली एंगेज रहे और उनको प्रॉब्लम से वो दूर हो जाए। इसके अलावा मेडिकेशंस भी रहते हैं जो कि साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सके। इसके लिए तो ऐसे मेडिकेशंस जो हैं वो उनको बहुत सारे दिए जाते हैं। इनमें जो मेडिकेशंस रहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, वो जनरली एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वो भी कई बार इनको देना पड़ता है। फिर इसके अलावा अदर मेडिसिन भी होती है। ये अदर मेडिसिन में डायूरेटिक्स भी होती है, इन्फ्लेमेशन कम करने वाली भी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स भी होती हैं, फिर जो पेन रिलीविंग है उस टाइप की भी ड्रग्स इसमें सूटेबल होती है, पर वो सब डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है डाइट, कि जो भी पीएमएस से सफ़रर है लड़की या कहना चाहिए लेडीज़, उनके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरल है कि उनका मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, और इसीलिए एक वेल बैलेंस डाइट जो है वो उसको हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहे और उसमें एनर्जी लेवल भी हाईएस्ट हो जाता है फिर। और जब एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा तो ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं और प्रॉब्लम भी नहीं आती है। नॉर्मली जो वीक रहता है उसमें ये डर वाली चीज़ है, चिंता वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा रहती है, और जो हेल्दी रहता है उसमें ये सब चीज़ें कम रहती हैं। तो इस कारण से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। तो इस कारण से ये वेल बैलेंस डाइट उनको प्लान करना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन ने देखा भी कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी इसका एक कॉज रहता है। इसलिए अब इसके अलावा और क्या देखना चाहिए डाइट में, तो प्रॉपर अमाउंट में लिखा है ना, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू ईज एब्डोमिनल ब्लोटिंग। तो वो जो पेट फूला फूला सा लगता है उसके लिए ज़रूरी है। अब उसमें कई बार कॉन्स्टिपेशन भी कारण रहता है, तो इसलिए भी जो भी है फ्लूइड इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ये एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी उससे कम हो जाता है। इसके अलावा और क्या देखा जाता है कि जो रिफाइंड शुगर है उसका इंटेक ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे बिंज ईटिंग है, उसमें स्वीट्स का खाने की, जैसे नॉर्मली लड़कियों को चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है और खाती रहती है, तो ऐसी जो शुगर कंजम्पशन हो रहा है वो देखना चाहिए कि लेस देन 5 टीस्पून हो पर डे, उससे ज़्यादा ना हो टोटल डे में। उसी तरह से सॉल्ट का भी, क्योंकि ये इसमें भी है कि जो स्पाइसी और सॉल्टी फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो वो भी है कि वो भी इरिटेट करता है बॉडी, अपनी पीएमएस को ट्रिगर करता है। तो वो 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्ट इंटेक में टोटल फूड्स में। अब उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनमें रेड मीट के लिए भी कहा गया है कि 3 आउंस पर डे से ज़्यादा नहीं लें। 3 आउंस मतलब 1 आउंस इज इक्वल टू 28 ग्राम रहता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम 90 ग्राम्स तक
वो रेड मीट का यूज़ किया जाए। अब उसके अलावा है कि जो स्मोकिंग यदि कोई करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और इरिटेशन वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाता है और मूड स्विंग वाला भी पार्ट बढ़ता है इसके कारण। तो इस कारण से क्विट स्मोकिंग होना चाहिए, मतलब स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। उसी तरह से अल्कोहल और कैफिनेटेड बेवरेजेस जितने भी हैं कैफीन कंटेनिंग, वो सब भी लिमिट में ही लेना चाहिए। वैसे अपने यहाँ तो अल्कोहल को अच्छा नहीं माना जाता, पर नॉर्मली जो भी लिटरेचर आता है, अपन किसी भी डिसीज़ का देखें तो वो फॉरेन कंट्रीज़ की बुक बहुत ज़्यादा है अपने न्यूट्रिशन में, और वहाँ पर अल्कोहल एक नॉर्मल बेवरेज है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, ठंडा मौसम रहता है और उनका डाइट का पैटर्न भी अलग रहता है, इसलिए अल्कोहल उनका एक नेचुरल बोल सकते हैं, वो लेते हैं बेवरेज। अपने यहाँ पर अल्कोहल जो है कोई नेचुरल नहीं है, क्योंकि अपन ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, फैशन के कारण लोग लेते हैं, तो वो चीज़ नुकसान ही करती है। इसलिए लिख दिया है मैंने जैसे कि लिमिट अल्कोहल, जैसे न ले वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये भी इरिटेंट है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला। अब उसी तरह से और क्या चीज़ लेना चाहिए, तो उसमें है यूज़ ऑफ नेचुरल डाययूरेटिक फूड्स टू प्रिवेंट डिस्मेनोरिया। कल अपन लोगों ने डिस्मेनोरिया पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि यदि हम डिस्मेनोरिया है तो नेचुरल डाययूरेटिक फूड्स लेंगे तो उससे डिस्मेनोरिया को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है और उस यूरिन आउटपुट के बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली ये जो ब्लोटिंग है वो भी कम हो जाती है और डिस्मेनोरिया में भी आराम मिलता है। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे कि जैसे एस्पेरेगस है, क्रैनबेरी जूस है, तरबूज है, बहुत सारे, वाटरमेलन का भी मतलब वही तरबूज, और भी बहुत सारे फूड्स बताए थे मैंने, तो वो सब चीज़ें इसमें लेना चाहिए। फिर इसके अलावा यूज़ ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, क्योंकि ये तो वेल बैलेंस डाइट तो अपन दे रहे हैं, पर चूँकि प्रॉब्लम है इसलिए अपने को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लें तो फ़ायदा देखा गया है रिसर्चेस में। और उसके कारण क्या फ़ायदा देखा गया है, तो क्रैम्प्स जो आते हैं एमसी के समय और जो मूड स्विंग्स हैं जो कि पीएमएस में भी हो रहे हैं और कई बार पीएमएस में भी क्रैम्प्स देखे जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए विटामिन B6, कैल्शियम जो कि 1200 मिलीग्राम है और मैग्नीशियम, ये लेते रहना चाहिए। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं कौन से, विटामिन D और E, ये भी लेना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है वो जो सिम्टम्स है उसको दूर करते हैं, जो रिलीफ मिलता है इसको लेने से पीएमएस के सिम्टम्स को। और साथ ही साथ में विटामिन D की डेफिशिएंसी जब होती है तो स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो वो जो स्लीपलेसनेस है, मतलब इंसोम्निया, नींद नहीं आती, तो वो भी ठीक होती है। तो नॉर्मली यदि 8 घंटे व्यक्ति को अच्छी नींद आए तो इसका जो पेशेंट है वो एकदम हेल्दी रह सकता है। तो इस कारण से पहले से ही यदि ये लेवल्स यदि नॉर्मल डाइट में ही नॉर्मल होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, पर नहीं है यदि किसी को, तो ये सप्लीमेंट दोनों लेना चाहिए, जिससे कि वो हेल्दी रहे और उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, मेंटेन्ड हो जाए, तो उसके पीएमएस के जो चांसेस हैं प्रॉब्लम के वो दूर हो जाएंगे। तो ये अपना हो गया प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। इसमें यदि कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप लोग मेरे को पूछ लेना। तो अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट करती हूँ मैं। अभी अपने और 2 मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स बचे हैं, साइक्लिक ब्लीडिंग एक बचा है और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस, तो वो अपन फिर कल लेंगे।